नमस्कार दोस्तों, स्टडी टू द पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम मध्य प्रदेश पीएससी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 के नए सिलेबस पर बात करेंगे। जो नया सिलेबस 2020 में जो हमारी परीक्षा आयोजित होनी है उसमें क्या क्या नए बदलाव हुए हैं और कौन सी नई चीज़ें जोड़ी हैं और क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, किस तरीके से हम अपने सिलेबस को कवर करेंगे, इसमें हम बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। एमपीपीएससी के नए सिलेबस को देखा जाए तो टोटल 10 बिंदुओं के अंतर्गत पूरा सिलेबस दिया गया है। अगर हम एक ओवरव्यू लें तो पहला पॉइंट है एमपी का मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। तो दूसरा पॉइंट है भारत का इतिहास। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट है मध्य प्रदेश का भूगोल। तो चौथा पॉइंट होगा भारत एवं विश्व का भूगोल। पांचवा पॉइंट है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था। तो छठवां पॉइंट है भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। यानी कि शुरू के 6 पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। पहला पॉइंट है एमपी का इतिहास, दूसरा पॉइंट भारत का इतिहास, तीसरा पॉइंट मध्य प्रदेश का भूगोल, चौथा पॉइंट भारत एवं विश्व का भूगोल, पांचवा पॉइंट राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था। तो इधर छठवें पॉइंट पर दे रखी है भारत की संवैधानिक शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। सातवें पॉइंट में विज्ञान एवं पर्यावरण। तो आठवें पॉइंट में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। नौवें पॉइंट में सूचना एवं प्रौद्योगिकी। तो 10वें पॉइंट में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक या सांविधिक संस्थाएं। तो ये टोटल 10 पॉइंट के अंदर एमपीपीएससी प्री जीएस का सिलेबस समाहित हो गया है। इस हिसाब से अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो हर एक पॉइंट में से 10 क्वेश्चन आए तो टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि जो मेंस का सिलेबस है उसमें यूनिट बांटी गई हैं, तो उसमें हर यूनिट को बराबर नंबर दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एमपी का वेटेज बढ़ाया गया है। एमपी का वेटेज कैसे बढ़ाया गया है इसको देखते हैं। नंबर 1 में दिया है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। किसका? मध्य प्रदेश का। अब चलते हैं नंबर 3 की ओर, मध्य प्रदेश का भूगोल। चलिए अब नंबर 5 की ओर चलते हैं, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था। यानी कि 10 पॉइंट में से सीधे 3 पॉइंट मध्य प्रदेश से ले लिए। एमपी का भूगोल, एमपी की हिस्ट्री, एमपी की पॉलिटी इकोनॉमी। यानी कि ये 30 नंबर तो लगभग कंफर्म करते हैं 100 में से कि डायरेक्ट एमपी से आएंगे। अब इसके बाद और आगे देखते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं पॉइंट नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। तो इसमें एक और देखा जाए, ये तीसरे नंबर का पॉइंट है। तो आइए देखते हैं। एक तो दिया है महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थान। तो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थान, उसके बाद महत्वपूर्ण घटनाएं, और नेक्स्ट पॉइंट है भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार। यानी कि अगर 10 नंबर का आएगा इसमें से भी तीसरे पॉइंट में से, तो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थान। तो ऐसा है, इसमें से अगर मान लो सपोज करो पूछते हैं तो एक दो व्यक्ति, एक दो स्थान तो मध्य प्रदेश के आ जाएंगे। तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे होता है एमपी का, और 1-2 इंडिया लेवल के डाल दिए, नेशनल, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। तो राष्ट्रीय में भी हो सकता है, इधर से 1-2 एमपी के क्वेश्चन डाल दें। महत्वपूर्ण घटनाएं में भी 1-आध एमपी की घटना डाली जा सकती है। भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, यहाँ पे तो क्लियर है। ऊपर के 2 में से सपोज करो चलो एक भी नहीं आया एमपी का क्वेश्चन, तो यहाँ से तो आएगा मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार। तो यानी कि यहाँ से भी कम से कम 10 में से 2 से 3 क्वेश्चन और डाल दिए जाएंगे, तो अपन वेटेज अपना पहुँच गया 33 नंबर पर। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें, भारत निर्वाचन आयोग के बाद दिया राज्य निर्वाचन आयोग। कौन सा? राज्य निर्वाचन आयोग। तो एक ये पॉइंट बढ़ गया अपना। नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। यानी कि एक क्वेश्चन ये, एक ये, 2। आगे बढ़ते हैं, खाद्य संरक्षण आयोग।
तो यहाँ से 3, यानी कि लगभग इस बार ये कंफर्म है या मान सकते हैं श्योरिटी है नए सिलेबस में कि हमें कम से कम तो 40 नंबर सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश से आने हैं। तो यानी कि हमें मध्य प्रदेश की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। तो सबसे पहले हम एमपी का सिलेबस डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद बचे हुए सिलेबस डिस्कस करेंगे। जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है उसको पहले डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। इसमें दिया है पहला पॉइंट है मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश। प्रमुख राजवंश में सिंधिया वंश, होलकर वंश, बुंदेला वंश, ये सारे के सारे मेंस में हमें दे रखे हैं। लगभग 6 राजवंश दे रखे हैं। तो हमें क्या है, सारे राजवंश पे फोकस नहीं करना, सिर्फ प्रमुख राजवंशों पे जो कि प्रोमिनेंट हैं, जब से ज़्यादा चल रहे हैं। जैसे होलकर वंश है, ग्वालियर में सिंधिया वंश है, बुंदेला वंश है, गोंड वंश है। तो इन्हीं पे जो मेंस में दिए हैं, बाकी 1-2 और अगर हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो उन्हें देखें। मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। इसकी महत्वपूर्ण घटनाओं में हमें देखना होगा क्या क्या देखना है कि जैसे पूरा पाषाण काल के कहीं पे मध्य प्रदेश में साक्ष्य मिले हैं, या ऐतिहासिक काल में कहाँ पे कौन से साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद आदमगढ़, ये नर्मदा घाटी संस्कृति, ये सब चीज़ें देखनी है। यहाँ पर महत्वपूर्ण घटनाओं पे फोकस करना है, ये बात हमें क्लियर कट ध्यान रखना है, ना कि सारी चीज़ों में उलझना है। बस यहीं से हम सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं या सिलेक्शन के अंदर हो जाते हैं, इसी पे डिपेंड करेगा कि हम सारा पढ़ रहे हैं या कुछ छोड़ भी रहे हैं। महत्वपूर्ण घटना है, मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। ऐसे इनकी कोई स्पेशल बुक बहुत अच्छी आई नहीं है जिसमें कि सारा कुछ दे रखा हो, फिर भी हम इसे कवर करेंगे अपने लेक्चर में पॉइंट बाई पॉइंट। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, ये टॉपिक शुरू से ही चला आ रहा है। पिछली बार की पीएससी में भी था, उसके बाद पिछली बार के जो 2019 में अभी जो हुई है उसकी मेंस का भी टॉपिक है। तो इसका मटेरियल बहुत सारा हमें मिल जाएगा। मध्य प्रदेश की कलाएँ एवं स्थापत्य कला, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं हम 3 नंबर का। उसी के साथ ये 5वां पढ़ो, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएँ, लोक साहित्य। ये दोनों के दोनों टॉपिक अपने आप में एक ही हैं, इन्हें हम एक साथ मिलके पढ़ेंगे। प्रमुख कलाएँ एवं स्थापत्य कला, इसमें कौन से भवन किस शैली में निर्माण हुआ है, स्थापत्य में हम पढ़ेंगे। प्रमुख कलाएँ, इसमें सारी कला जो आती हैं मेरी, नृत्य कला, संगीत कला, ठीक है। उसके बाद त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएँ, लोक साहित्य। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ एवं बोलियाँ। ये शुरू से ही एमपी का इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है, प्रमुख जनजातियाँ एवं बोलियाँ। इसमें इस बार नया जोड़ दिया गया है, वैसे अभी तक था उसमें जनजातियाँ क्वेश्चन तो हर बार आता है क्योंकि मध्य प्रदेश सर्वाधिक जनजातियों वाला राज्य है, और बोलियाँ इसमें इसी बार जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ। साहित्यकार एवं कृतियाँ, अगर हम इन्हें शुरू के इस टॉपिक को करना है तो 9 से लेकर के 12th तक की हिंदी की किताब उठाएं एमपी बोर्ड की, और उसमें जो साहित्यकार चैप्टर के स्टार्टिंग में दे रखे हैं, कवि तुलसीदास, सूरदास, और उनकी कृतियाँ जैसे उन्होंने रचना की है, सूरसागर, सूरावली, इस तरीके से वो सारी की सारी कृतियाँ हैं। ये बड़ी इजीली टॉपिक कवर हो जाएगा। और जो लोग एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी में ये टॉपिक बड़े आराम से उन्होंने पहले से ही कवर कर रखा होगा, इसे भी हम कवर कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आएगा मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल। धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, ये एमपी के किसी भी एग्जाम देंगे हम तो उसमें ज़रूर पूछा गया है कि कौन सा किला किस राजा ने बनवाया, कब बनवाया, कहाँ पर स्थित है। तो इस तरीके से बस ये 4-5 बिंदुओं के अंदर ये सारे के सारे पॉइंट आते हैं। उसके बाद आएंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। ये टॉपिक टोटल नया है, इसको मैंने अभी तक किसी मध्य प्रदेश की बुक में नहीं देखा गया है कि व्यक्तित्व अभी तक जो था वो मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व था, परंतु मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व ये टॉपिक पहली बार आया है। तो मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व के अलावा इसमें जनजातियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, महत्वपूर्ण पॉलिटिशियन हैं, कोई कलाकार हैं, उन सब का हमें बाय इंटरनेट ये सब निकाल के आपको नोट करवा देंगे। अभी सेकंड पॉइंट को बाद में डिस्कस करेंगे। हम आते हैं सीधे पॉइंट नंबर 3, मध्य प्रदेश का इतिहास ख़त्म करने के बाद अब चल रहे हैं मध्य प्रदेश के भूगोल पे। तो मध्य प्रदेश के भूगोल में मध्य प्रदेश के वन, पहला टॉपिक वनोपज वन्यजीव, यानी कि ये टॉपिक अपने आप में एक ही है, वन, वनोपज, वन्यजीव। वन के अंतर्गत मध्य प्रदेश में आरक्षित वन, संरक्षित वन,
वर्गीकृत, ये सारे के सारे वन पड़ेंगे। वनोपज में तेंदुपत्ता और जो अपने यहाँ पे उत्पादन होते हैं कहाँ कहाँ पे होता है, कौन सबसे ज़्यादा, जो किसमें मध्य प्रदेश का प्रमुख स्थान है। वन्य जीव के अंतर्गत हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पे, ये इसमें कुल मिला के है कि नेशनल पार्क, सेंचुरी और ये घड़ियाल केंद्र, ये सारे के सारे जो वन्य जीव हैं जो वन में पाए जाते हैं, उनको हमें देखना है कब कहाँ स्थापना हुई थी और किसके संरक्षण के लिए हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आएगा नदियाँ। अगर नदियाँ हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो साथ ही साथ में नदियों से संबंधित परियोजनाएं भी देखनी पड़ेगी, कौन सी नदी पे कौन सी सिंचाई परियोजना है जो कि इससे डायरेक्टली कनेक्ट हो रही है। पॉइंट नेक्स्ट में कौन सा है ये, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। इसी के 5वें नंबर के पॉइंट में क्या है, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं, यानी कि नदी पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में कौन सी नदियां हैं, कहाँ से निकली हैं। फिर उसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश उसके लिए सिंचाई, यानी कि कहाँ कौन से बांध बनाए गए हैं, उसकी विद्युत परियोजनाएं कौन सी है, कितने विद्युत उत्पादन हो रही है, तो ये नदियों के साथ ही कवर कर लेंगे। उसके बाद पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएँ। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ, मध्य प्रदेश के वनोपज, वन्यजीव, उसके बाद नदियाँ, पर्वत श्रृंखलाएँ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु। ये टॉपिक हमेशा से ही पूछा गया है और फायान ने तो कहा है कि मालवा की जलवायु विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है, तो ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु में जलवायु, मध्य प्रदेश के मौसम, मध्य प्रदेश, ये सारी की सारी चीज़ें देखेंगे, कहाँ कितनी बारिश होती है। उसके बाद मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश में कौन से प्राकृतिक और खनिज संसाधन पाए जाते हैं, ये मध्य प्रदेश के नक्शे के द्वारा हम देखेंगे। यहाँ पर सपोज करो बालाघाट, और वो यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, तांबा, इस तरीके से। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में परिवहन भी हमें मैप के द्वारा ही समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट समझ में आता नहीं है कि यहाँ से NH7 जा रहा है यहाँ से NH339 भी, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा है। इस तरीके से हमें मध्य प्रदेश के परिवहन के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। और परिवहन में जल परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, ये तीनों ही पढ़ने पड़ेंगे, कहाँ पर कौन सी स्थापना हुई है। जिस तरीके से कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबा राजमार्ग और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन और कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, ये सारी बातें हैं जो कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं। और बाकी ये तो सारी जो राजमार्गों के आसपास कौन से ज़िले हैं, कहाँ से निकले हैं, ये हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि राजमार्ग परिवहन के अंतर्गत पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा सा मैप बेस्ड आ रहा है, डिटेल्ड आ रहा है। मध्य प्रदेश की सिंचाई एवं विद्युत परियोजना पे बात हम पहले ही कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में लास्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग, यानी कि ये एग्रीकल्चर वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा मेंस में भी इसी तरीके से दिया गया है। यहाँ पे तैयार कर लेंगे तो मेंस के लिए भी तैयार हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग। अभी हमारे 2 टॉपिक कवर हो गए। पहला टॉपिक मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, दूसरा टॉपिक मध्य प्रदेश का भूगोल। अब हम चलते हैं तीसरे टॉपिक की ओर, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। संवैधानिक व्यवस्था से मतलब MP की पॉलिटी में उन्होंने क्लियर कट और स्पष्ट दे रखा है हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला राज्यपाल पढ़ना है, दूसरा मंत्रिमंडल पढ़ना है, तीसरा विधानसभा, चौथा उच्च न्यायालय। तो यहाँ पर मैं बता दूँ राज्यपाल के लिए कौन सा आर्टिकल में राज्यपाल का अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल का वर्णन किया गया है, ये देखना है। राज्यपाल की शक्तियाँ क्या है, राज्यपाल के कार्यकाल क्या है। इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है कौन राज्यपाल कब रहा। मध्य प्रदेश के शुरू से लेकर के अभी तक के जितने भी राज्यपाल, बी पट्टाभी, सीतारमैया से लेकर के अभी तक जितने भी राज्यपाल हुए हैं, सारे के सारे राज्यपाल पढ़ रहे हैं। किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा, किसका कार्यकाल सबसे कम रहा। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, उसके अलावा मध्य प्रदेश के कौन कार्यवाहक राज्यपाल, कौन मध्य, क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं लगातार। अगर 4 ऑप्शन दे दिए निम्न में से मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा तो हमें 3 दिखेंगे, 1 नहीं दिखेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दे दें कौन मध्य प्रदेश का कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहा। इस तरीके से राज्यपाल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली हमें राज्यपाल के नाम ही याद करना है इसमें।
मंत्रिमंडल में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, कौन से वही अनुच्छेद। उसके बाद देखना है वर्तमान मंत्रिमंडल, उसकी स्थापना में कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिला है और किस विधानसभा क्षेत्र से आता है। मध्य प्रदेश की विधानसभा, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष और सारे शुरू से लेकर के अभी तक कौन कौन विधानसभा अध्यक्ष रहा है, कौन कौन विधानसभा का उपाध्यक्ष रहा है और विधानसभा से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट। यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट दे रखा है उच्च न्यायालय, इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय, जिला कोर्ट, इसके बारे में किसी के बारे में कुछ नहीं दिया। हमें सिर्फ हाई कोर्ट पढ़ना है, यानी कि एमपी के हाई कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश कौन रहे हैं अभी तक शुरू से लेकर के अंत तक, कब एमपी के हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की स्थापना और किस अनुच्छेद के तहत है। हमारी पॉलिटी 50% सिर्फ 4 बिंदुओं के अंतर्गत खत्म हो गई, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय। यानी कि अगर इसके एक एक लेक्चर लो तो 4 लेक्चर में आधी 50% पॉलिटी खत्म। नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज। पंचायती राज पिछले बार की एमपीपीएससी का भी मुख्य टॉपिक था और अभी भी वही है। नगरीय प्रशासन व्यवस्था, यानी कि जो 1992 का संविधान संशोधन अधिनियम जो मध्य प्रदेश में 1993 में लागू हुआ था, पंचायती राज अधिनियम। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम लागू करने वाला सबसे पहला राज्य है, तो उस पर हमें देखना है इसके मुख्य बिंदु, उसके अनुच्छेद जो 243 का खा गा करके हैं, वो सारे के सारे नगरीय प्रशासन, यानी कि 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची दोनों को पढ़ना है। ठीक है, इसी में 5वें बिंदु के अंतर्गत ही हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट। जो नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, राज्य की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी को भी इन्होंने बहुत सिंपल बना दिया गया है। मध्य प्रदेश की जनांकिकी एवं जनगणना, बहुत सिंपल, सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की जनगणना पूछी जाएगी, जो कि हम शुरू से ही पढ़ते आए हैं। अगर कोई व्यापम का पीईबी का कोई एग्जाम दिया उसमें भी मध्य प्रदेश की जनगणना को पढ़ते चले आ रहे हैं। मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, इसमें हमें मध्य प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ना है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना से मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, क्योंकि मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ। उसके बाद पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी 56 से, और उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना से हमारे यहाँ विधिवत रूप से पंचवर्षीय योजना लागू हुई। नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग। मध्य प्रदेश में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल है, और यहाँ पर अभी मालनपुर में रक्षा संबंधी उत्पाद के लिए इजराइल के सहयोग से स्थापना की गई है। उसके अलावा जबलपुर में केंद्र सरकार के सारे उद्योग हैं, जिसमें भारत गन कैरेज फैक्ट्री, इस तरीके से हमें ये सारे उद्योग पढ़ने हैं। और पीथमपुर, जिसे डेट्रॉइट कहते हैं, जहाँ पर उद्योग का संकेंद्रण है, ये भी सारी चीज़ हमें मैप के द्वारा ही पढ़नी है। ये रिपीट कर दिए यहाँ पर। इसमें से हम मध्य प्रदेश की जनजातियाँ पहले से पढ़ के आ रहे हैं ऊपर इतिहास में। अब यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, मध्य प्रदेश की जातियाँ इस बार जोड़ा गया है। इससे पहले सिर्फ जनजातियाँ और अनुसूचित जातियाँ ही थी, एससी और एसटी, पर इस बार जातियों के बारे में पढ़ना है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जाति निवास करती है, कौन सबसे अधिक है, कौन सबसे कम है, किस क्षेत्र में। अनुसूचित जातियाँ, इसमें एससी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जनजातियाँ हम पहले से पढ़ के ही आएंगे इस टॉपिक को। पॉइंट नंबर 1 के अंदर राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजना है जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, बंधन योजना और जो पुरानी योजना है और जो नई बहुत सारी योजना चल रही हैं एमपी में, वो सारी की सारी पढ़नी है। यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के तीनों बिंदु कवर होते हैं। अब हम आते हैं जिन्हें छोड़ के गए थे, जैसे एमपी का इतिहास हमने पढ़ लिया। हम नेक्स्ट आएगा अपना किसका, भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास में देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। पहला पॉइंट है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, यानी कि एंशिएंट और मिडिवल। इसमें भी वही सिंपल सी बात, प्रमुख घटनाएं पूछता है हमेशा। हम क्या छोटी छोटी बातों में उलझ के रह जाते हैं और अपना सिलेबस बहुत बड़ा कर लेते हैं, जिससे कि हमें समस्या हो जाती है, कुछ भी याद नहीं रहता और कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता, सिलेक्शन नहीं होता। प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं। प्रशासनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं से मतलब एकता प्रथा किसने शुरू की, इस तरीके की बातें होती हैं। ठीक है,
फिर आ जाते हैं अपन यहाँ से कहाँ तक आ गए, प्राचीन ख़त्म कर लिया, मध्यकालीन ख़त्म कर दिया। अब इन्होंने दे दिया 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। अभी तक कौन से थे, 18वीं सदी में, पर अब कौन से दे रहे हैं इन्होंने, 19वीं एवं 20वीं सदी। 19वीं सदी यानी कि कौन सी हो जाएगी हमारी, जो 1900 से पहले की है, यानी कि 1800 से लेकर के 1900 तक का जो समय होगा वो 19वीं सदी। 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी यानी कि 1900 से लेकर के 2000 तक, इसके बीच में जो भी सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं हमें वो सारे के सारे पढ़ने हैं। नेक्स्ट दिया है स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, करेक्ट। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, ये टॉपिक नया जोड़ दिया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, किस तरीके से मध्य प्रदेश में राज्य बने, भारत में राज्य बने हैं, ये सारे के सारे एकीकरण, यानी कि जो सरदार पटेल का काल है उसमें ये तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, हम मान सकते हैं इसमें अभी तक ये जो सिक्किम बना है वहाँ तक का सारा हमें देखना होगा, ये पढ़ना पड़ेगा। जो सबसे लास्ट में कौन सा राज्य, बाद में गोवा को मिलाया हमने, पुडुचेरी को मिलाया, हैदराबाद को मिलाया, सिक्किम को मिलाया ये सारे के सारे यहाँ पे देखने हैं, करेक्ट। पॉइंट नंबर 3 हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, भारत एवं विश्व का भूगोल। ये टॉपिक बहुत ब्रॉड कर दिया गया है, जिसकी की कोई लिमिट नहीं है, फिर भी हम इसे एक शॉर्ट नोट्स बना करके आप सभी के सामने पूरा का पूरा डिस्कस करें। भौतिक भूगोल, इसमें इन्होंने सिंपली दे दिया है भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक प्रदेश। यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ बढ़ा के बड़ी गड़बड़ कर दी है, विश्व का भूगोल। इतना कहते हैं सिर्फ भारत और विश्व दोनों का ही पढ़ना है, तो देखते हैं या तो एनसीईआरटी से ही कवर करना पड़ेगा तभी, नहीं तो सारा पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट आते प्राकृतिक संसाधन, इसमें वही जैसे एमपी के टॉपिक थे सेम, इसमें वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, सफारी, तो इन टॉपिक में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वन्यजीव वनोपज एमपी में पढ़ा था हमने, खनिज संपदा वो सारे के सारे एमपी के भूगोल में भी पढ़ चुके हैं। देखिए एक बार ऊपर देख लें, वनोपज वन्यजीव, यहाँ पर अभी पढ़ा वनोपज वन्यजीव, नदियाँ, पर्वत श्रृंखलाएँ, खनिज संसाधन, यानी कि सेम यहीं से कृषि यानी कि सेम नीचे उठा के रख दिया है। देखते हैं, वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, सफारी। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और सफारी, यानी कि ये सारे के सारे तो पूरे एमपी के एक साथ हो जाएंगे। उसके बाद आया एमपी का कृषि, फिर जल से संबंधित यहाँ पर जो भी स्रोत होंगे वो सारे आ जाएंगे। फिर से बढ़ा दिया इन्होंने, नदियाँ, समुद्र, सब कुछ आ जाएगा। खनिज संपदा, जितने भी खनिज हैं मध्य प्रदेश, भारत में, बार मध्य प्रदेश आ रहा है। उसके बाद वन, करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल सिर्फ नाम के लिए सामाजिक भूगोल है, यहाँ पर इन्होंने जो मेनली फोकस किया है जनसंख्या संबंधी या जनांकिकी, जो हमसे पूछा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या, पॉपुलेशन एवं जनांकिकी, डेमोग्राफी, जनसंख्या वृद्धि, यानी कि कौन से दशक में सबसे ज़्यादा रही, कौन से दशक में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि रही, किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा रही, ये देखना है। आयु, लिंगानुपात, साक्षरता, आर्थिक गतिविधियाँ, ये आर्थिक गतिविधियाँ इसके अंतर्गत सारा सामाजिक भूगोल। ये बिटवीन द लाइन, यानी कि आर्थिक गतिविधियों के अंदर बहुत सारी चीज़ें छिपी हैं, इसे हमें देखना होगा। नेक्स्ट आया अपना आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में देखेंगे प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, उद्योग, यातायात के साधन। चलो एक सहूलियत है इसमें कि सिर्फ और सिर्फ उद्योग पढ़ना है और यातायात के साधन,
कौन से उद्योग और यातायात के साधन। यातायात के साधन कौन से हैं? बस यानी कि रोड, रेल यानी ट्रेन, एयर, और कौन से आएंगे इसके अंतर्गत? हमारा जल परिवहन, वाटर, ये चारों के चारों ही आ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, हम देखते हैं विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर और नदियाँ और पर्वत। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है यहाँ से सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल बातें पूछी जाएंगी। विश्व में कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन से महाद्वीप में कहाँ कौन सा देश है, ये सिर्फ ऐसी बात है। क्योंकि उन्होंने ऑब्लिक में देश भी दे रखा है, महाद्वीप भी है, देश कौन से महाद्वीप में है। फिर महासागर, कौन सा महासागर सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, वहाँ पर महासागरों कौन सी ऋचि पाई जाती है, कौन सी नदी किस देश के अंतर्गत पाई जाती है, कौन सा पर्वत। सिर्फ फैक्चुअल बातें हमें पढ़नी हैं क्योंकि इतना ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस होता जा रहा है। विश्व के प्राकृतिक संसाधन, ये भी फैक्चुअली तैयार करने हैं। परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये मेंस का भी टॉपिक है और प्री का भी टॉपिक है। इस बार के सिलेबस की सबसे अच्छी बात यही है कि जैसे हम अगर प्री तैयार कर रहे हैं तो अभी बाद में जब मेंस का वीडियो हम देखेंगे तो वो साथ में मेंस भी ज़्यादा तैयार होता जाएगा। अगर मेंस तैयार किया तो इधर प्री पूरा कवर होता जाएगा। चलिए, ये अपना कवर हो गया कितने पॉइंट के अंदर? भौतिक भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियाँ, पर्वत, विश्व के प्राकृतिक संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। 5 नंबर का हम पहले ही देख चुके हैं। राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था। चलिए, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहे हैं हम। इस बार यहाँ बहुत खूबसूरती के साथ इस 6 नंबर के पॉइंट, भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था, इसको बड़ी खूबसूरती से इन्होंने डिजाइन किया है MPPSC ने। ऊपर 5 नंबर के पॉइंट में भी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सिंपल सा दे दिया है, ये 4 पॉइंट पढ़ो मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में, और यहाँ से बस पॉलिटी के अंदर 2 ही पॉइंट पढ़ो, त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय प्रशासन व्यवस्था, ख़त्म, छुट्टी। यानी कि ये 2 दिन का सिलेबस ऊपर है। एक तरीके से देखा जाए तो चलो 3 दिन का मान लेते हैं, 2 दिन ऊपर लगा जाएंगे इसमें, और 2 दिन 4 दिन मान लो, मैक्सिमम 4 दिन में सिलेबस ख़त्म हो जाएगा ये वाला। उसके बाद ये थोड़ा सा बड़ा है परंतु इसको भी हम 4 से 6 दिन में ख़त्म कर सकते हैं यार, अब 6 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना इसमें, पर कुछ पॉइंट बहुत ज़्यादा ही बड़े हैं, उन्हें थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। इसमें इन्होंने सारा कुछ हटा के सिर्फ 2 अधिनियम कर दिए। भारत शासन अधिनियम, एक तो 1919 पढ़ना है, एक 1935 पढ़ना है, छुट्टी। 2 अधिनियम पढ़ो, कितनी देर के हैं, सिर्फ आधे घंटे में कवर कर लो, ख़त्म, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद संविधान सभा पढ़ो, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद। ये संघीय कार्यपालिका कह के इन्होंने इसमें क्या सारा छुपा दिया। इसमें राष्ट्रपति भी आ गया, तुम्हारा PM भी आ गया, मंत्रिमंडल भी आ गया, ये सारे के सारी चीज़ें आ जाएंगी, और संसद भी आ गई एक तरीके से। ठीक है, फिर इन्होंने आगे भी दे रखा है कि राष्ट्रपति एवं संसद, ये क्या संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाती हैं ये सारी चीज़ें, फिर भी इन्होंने दे दिया राष्ट्रपति एवं संसद। तो जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है कि यानी कि संघीय कार्यपालिका से तो क्वेश्चन आएंगे, पर राष्ट्रपति और संसद से कंफर्म क्वेश्चन आना है अगर इस पॉइंट से क्वेश्चन कोई उठाता है तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, उसके बाद कर्तव्य, फंडामेंटल राइट पढ़ना है, फंडामेंटल ड्यूटी करना है, और DPSP वेरी इम्पोर्टेंट। ये तो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, जब तक हम भारत में रहेंगे और अपना जीवन जिएंगे या फिर प्रशासक बन करके सर्विस करेंगे तो थ्रू आउट द लाइफ ये तो काम आने ही है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन्हें तो हमेशा से, तो इन्हें तो हमें अपनी मुँह जुबानी टंग पे ही रखना होगा। करेक्ट।
संवैधानिक संशोधन, सारे संवैधानिक संशोधन देखा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, परंतु हमें महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन तो याद करने ही पड़ेंगे, जिसमें कि जीएसटी के लिए कौन सा संशोधन लाया गया। ठीक है, किसी को याद हो तो कमेंट में बताना। सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था, ऊपर तुमसे सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट का पूछा, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट। यहाँ पर इन्होंने क्या पूछ लिया, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट। अब न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट, सारे के सारे, इवन ट्रिब्यूनल जो एनजीटी वगैरह है, ये बिटवीन द लाइन की बात है। न्यायिक व्यवस्था कह दिया इन्होंने, तो ये सारे के सारे पढ़ने हैं, ट्रिब्यूनल से लेकर नीचे कहाँ, सेशन कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक। पॉलिटी यहाँ पर होती है अपनी ख़त्म, यहाँ से शुरू होती है अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था। इतना कह के इन्होंने पल्ला झाड़ लिया भारतीय अर्थव्यवस्था। अब हमें यहाँ पर आर्थिक सारा का सारा पढ़ना है, कैसे जीएनपी, जीडीपी क्या क्या होता है, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। औद्योगिक विकास ऊपर के पॉइंट में भी था, एमपी का औद्योगिक विकास यहाँ भी पढ़ना है। विदेशी व्यापार, आयात एवं निर्यात। चलिए देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से हो गए। भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, आयात निर्यात। उसके बाद वित्तीय संस्थान, जिसमें आरबीआई, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी, एनएसई, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, सेबी, एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेबी जो कि इनकी नियामक संस्था है, राष्ट्रीयकृत बैंक, सारी नेशनलाइज्ड बैंक, जो कि आजकल इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा ही करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा इसमें, क्योंकि अभी 10 बैंक से उठा के 4 बैंक बना दी। रिजर्व बैंक, इसका भी योगदान, ये भी जहाँ तक मेरा अंदाज़ा करंट से उठाएंगे, क्योंकि अभी आरबीआई इतने सारे डिसीजन दे रहा है आए दिन। अभी कोरोना के चलते कि रिवर्स रेपो चेंज करते जा रहे हैं दिन पे दिन, तो ये सारे डिसीजन को उठा के, जहाँ तक इकोनॉमी वैसे भी डायनामिक सब्जेक्ट है, उस हिसाब से ये हो सकता है करंट से उठा सकते हैं 1-2 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विज्ञान एवं पर्यावरण। विज्ञान एवं पर्यावरण तो हमें मेंस में तो बहुत अच्छे से तैयार करना है, तो हो सके तो ये 7 नंबर का पॉइंट मेंस तैयार करने के बाद शुरू कर सकते हैं। GS3 मेंस में दिया है, इससे भी ज़्यादा डिटेल में, तो उसके बाद हम इसको सिर्फ MCQ लगा सकते हैं, पर यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, इस एक पॉइंट के अंदर तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा का सारा आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियाँ, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियाँ, ये मेंस का टॉपिक है, उसमें सारे वैज्ञानिक संस्थान दिए गए हैं, राजा रमन्ना, इसरो, कैट, वो सारे के सारे उठा के वहाँ से पढ़ने पड़ेंगे। उनकी उपलब्धियाँ यानी कि इन्होंने क्या क्या लॉन्च किया है, नई नई क्या क्या खोज की है। अभी इसमें अपडेट के तौर पे ले सकते हैं, कोविड-19 के चलते बहुत सारे संस्थान नई नई रिसर्च कर रहे हैं, उनको भी हमें अपडेट करते होना होगा अपनी कॉपी में। उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, उपग्रह का इतिहास स्पेस टेक्नोलॉजी में, और अभी तक के जो छोड़ने का है वो सारे हमें पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं पर्यावरण एवं जैव विविधता, एनवायरनमेंट एवं इकोलॉजी। ये पूरा का पूरा अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है। इसके अंतर्गत हमारा चलो दूसरा ये भी कवर हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। पर्यावरण एवं जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों एक साथ पढ़ लिए जाएंगे। अब आते हैं हम पोषण आहार संरचना, मानव शरीर संरचना। ये दोनों टॉपिक विज्ञान के मौलिक सिद्धांत में कवर हो जाएंगे, पोषण आहार संरचना, परंतु इस पे स्पेशल फोकस इसलिए दिया जाएगा क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही है, पर इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनेगा, क्योंकि यहाँ से अलग से पॉइंट दिए हैं। अगर ज़्यादा बन जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है, परंतु पोषण आहार एवं पोषक तत्व यानी कि विटामिन कौन से, किसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है, ये सारी बातें हो जाएंगी।
कृषि उत्पाद तकनीक एग्रीकल्चर पे यहाँ भी फोकस है, एग्रीकल्चर एमपी के टॉपिक में भी दिया है, तो यानी कि द्वारा से। और खाद्य प्रसंस्करण, ये टॉपिक अपने आप में दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, फूड प्रोसेसिंग और कृषि उत्पाद तकनीक। तो ये दोनों टॉपिक एक साथ, ये दोनों टॉपिक एक साथ, ये दोनों टॉपिक एक साथ, यहाँ की थोड़ी सी अच्छी खासियत है, यानी कि 3 टॉपिक एक साथ ये कर सकते हैं, ये दोनों एक साथ कर सकते हैं, इसको हम मेंस में कर सकते हैं। और स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो भी अभी नई वर्तमान स्वास्थ्य नीति है वो, और स्वास्थ्य संबंधित कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, तो ये प्राकृतिक आपदा उसका प्रबंधन, इसके लिए NDMA एक्ट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इससे संबंधित हमें देखना होगा। और प्रदूषण, 7वां पॉइंट यहाँ ख़त्म होता है। 8वें बिंदु पे चलते हैं, ये हमने वैसे ही डिस्कस कर लिया था पहले। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय, यानी कि इंटरनेशनल और नेशनल सारी घटनाएं पूछी जाएंगी। इसमें महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थान, मतलब कौन कहाँ पे कौन नियुक्त हुआ है, उसके बाद कौन से स्थान पे क्या खोज हुई है, इस तरीके की बातें हैं। महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे कि अभी अभी हमारे यहाँ विशाखापट्टनम में गैस लीक हुई है, कौन सी गैस थी, स्टारीन गैस थी, तो वो एक इम्पोर्टेंट घटना हो जाएगी। और कुछ इम्पोर्टेंट घटना कोविड-19 से संबंधित भी हो जाएंगी। उसके बाद आएगा भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, ये हम बता ही चुके हैं आपको। इसमें पहले एशिया की भी थी, परंतु अब सिर्फ मध्य प्रदेश और भारत की खेल संस्थाएं पढ़नी है हमें। कौन सी हैं, जैसे BCCI है, इसकी स्थापना कब कहाँ पे हुई थी। MP की खेल संस्था जैसे साई, ये अपने इंडिया में, MP में देखेंगे मध्य प्रदेश युवा खेल एवं युवा कल्याण विभाग, तो इसकी स्थापना कब हुई, कहाँ पे, ये देखना है। खेल प्रतियोगिताएं कहाँ पे होती है, कौन से पुरस्कार किस किस खिलाड़ी को मिले हैं, कौन सी खेल प्रतियोगिताएं। इस साल तो सारी प्रतियोगिताएं स्थगित ही होती जा रही हैं, तो वो भी पूछा जा सकता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये टॉपिक कंप्यूटर को हटा के उसकी जगह पर रखा गया है, परंतु ये उससे भी ज़्यादा हो रहा है, देखते हैं कैसे। इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, पहला टॉपिक। इसके बाद रोबोटिक्स, इसके लिए अलग से ही पढ़ना पड़ेगा आपको रोबोटिक्स के बारे में। अब आते AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में ये सारे के सारे जहाँ साइबर क्राइम चल रहे हैं, डाटा हैक, वेबसाइट हैक, किसी संबंधित टर्मिनोलॉजी, वो हमें पढ़ना पड़ेगा। ई गवर्नेंस कौन से प्लेटफॉर्म है, ये देखने होंगे हमें। इंटरनेट एवं सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जैसे फेसबुक, ट्विटर, ये सारे देखने पड़ेगा, सोशल नेटवर्किंग साइट। ई कॉमर्स कंपनियाँ इसमें हमारी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और भी मंत्रा, जो नई आती जा रही हैं हमारे देश में, और जो भी इम्पोर्टेंट हैं वो सब देखनी पड़ेंगी। लास्ट और आखिरी है राष्ट्रीय प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक संस्थाएं। ये टॉपिक इस बार कम्प्लीटली नया जोड़ा गया है, और इस पर अभी कोई भी नई बुक आई नहीं है। जैसे ही सिलेबस आया है उसके तुरंत ही कुछ दिनों के बाद ये कोविड-19 स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे अपने लेक्चर्स में। इसमें पहला है भारत निर्वाचन आयोग, दूसरा राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, बराबर कनेक्ट होता जा रहा है। अगर भारतीय निर्वाचन आयोग पूछा जा रहा है तो राज्य निर्वाचन आयोग, UPSC है तो MPPSC, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, SC/ST आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, खाद्य संरक्षण आयोग इत्यादि। अगर कोई इम्पोर्टेंट घटित होता है तो इस इत्यादि पे भी हमको ध्यान देना होगा, एक आध कोई और नया भी आ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है।
सारे सिलेबस की बस एक इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि मैक्सिमम सिलेबस में ध्यान रखा गया है कि पहले इंडिया यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे, फिर उसके बाद एमपी के अंदर क्या है। अब हमें इसे 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो यहाँ से शुरू करेंगे। वो अपना पहला टॉपिक होगा राष्ट्रीय प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक आयोग। बस यहाँ से हम 1 बाय 1 क्लास शुरू करेंगे। उसके बाद अब सीधे आएंगे एमपी पे, फिर एमपी के तीनों टॉपिक कवर करने के बाद आगे बढ़ेंगे और ये 7वें नंबर के पॉइंट पे आएंगे और 6ठे नंबर। नमस्कार, जय हिंद।